विद्यार्थियों के साथ भी बैठा, मेरे कुछ स्कॉलर्स यहाँ बैठे हुए, उन्हें भी ये पता है। उनके साथ भी मैं जब बातें करता हूँ तो इसने वाक्यों को रखा। उन्होंने कहा कि नई नीति तो आ गई, नीतियां इसके पहले भी आई थी, आपको 10 एक सेमेस्टर में करना होता है, तो समाज में जाके क्या करेंगे, तो उनकी परंपरा को 10 दिनों में वो समझे, देखे, ताकि वो जो पुस्तकों में पढ़ रहे हैं वो। और फिर मनीष कुमार जी, आपने मनीष कुमार शशि जी अपने मुख्य रूप से भारतीय जो परंपराएं हैं, किस प्रकार से नई शिक्षा नीतियों के आने के कारण और पाश्चात्य मैकाले और बाकी जो शिक्षा नीति आई, उनका उल्लेख करते हुए आपने कहा कि किस प्रकार से यह नीतियां हमारे समाज को खोखला करती चली गई, इस पर आपने विशेष बल दिया। और महात्मा गांधी के विचारों को, और कि किस प्रकार से उनके विचारों में हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा थी, स्वच्छता का बात था, हमारी वेशभूषा की बातें, किस प्रकार से उनके ज्ञान, उनके गांधी जी के पूरे व्यक्तित्व में किस प्रकार से निखर करके आ रहा था, और उसको हम छोड़ करके फिर से पुरानी शिक्षा नीति जो थी वो पाश्चात्य शिक्षा नीति से प्रेरित हमने अपना लिया, जिससे हमारे समाज में काफी विभिन्नताएं, काफी परेशानियां या खोखलापन जैसा हो गया। तो अब यह समय आया कि नई शिक्षा नीति जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के बनाई गई है, इस पर विचार करके हम सभी मिलकर के इस पे काम करें, तो आने वाले 20-25 सालों में हमें इसके नए बीज जो बड़े होंगे, अंकुरित होंगे, जब वट वृक्ष लेगा, तब शायद हम में से बहुत लोग नहीं रहेंगे, लेकिन यह हमारे राष्ट्र को और मजबूत करेगा। इस पर आपका बल रहा। और अंतिम वक्ता के रूप में तो सिर्फ वो संगीत नहीं सीखता है, संगीत के साथ साथ अलग अलग प्रकार की, किस प्रकार से समाज में रहना है, किस प्रकार से आचरण करना है, किस प्रकार से बैठना है, नाट्य शास्त्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उसमें किस प्रकार से किसी गायक वादक को एक अनुशासन की बात कही गई थी। ये हमारे पुराने ज्ञान परंपरा जो कि गुरु शिष्य परंपरा में हमें सिखाया जाता था, वह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। तो संगीत के माध्यम से पुनः हमारी ज्ञान परंपरा जो कि बाद में डेवलप हो गई थी, उसमें भातखंडे और विष्णु पुरस्कार जी बने। अगर वो नहीं हुआ होता तो उसके पूर्व तक संगीत को शिक्षा के लिए माना ही नहीं जाता था। आज भी स्थिति ये है, हमारा कहा जाता है डेमोक्रेसी का, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। और अगर आप अपना, मुझे नहीं मालूम है ये पेपर्स पब्लिश होंगे, प्रोसीडिंग्स पब्लिश होंगे नहीं होंगे, जो भी है, लेकिन उसमें अगर आप उदाहरण दे सकते होते कि अगर ये बातें हम गीत के माध्यम से एनईपी में इंक्लूड कर लेंगे तो हम बच्चों को संस्कृत, खैर अलग बात हो जाएगी, लेकिन हम ये जो हमारी साहित्य परंपरा है, इस तरह से जो कविता करके आपकी कोशिश थी वो बहुत अच्छी थी। आगे जो बात हुई वो मनीष जी ने जो बात की हॉस्पिटैलिटी को लेके, हाँ हॉस्पिटैलिटी या अतिथि देवो भव तो हमारे की परंपरा है ही, बट इंडियन नॉलेज सिस्टम में आप और एनईपी में कैसे इंक्लूड करेंगे। उदाहरण देती हूँ कि जब मैं नॉर्थ ईस्ट में कहाँ गई थी, शायद त्रिपुरा की थी, और त्रिपुरा में एक परंपरा है, या सिक्किम में ही एक परंपरा है कि वो रागी की फ्रेश टीयर देते हैं। हाँ शायद, हाँ, तो उसका क्या, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, उसके पीछे क्या मेजबानी की क्या सोच है, वो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। कि हम चाय पेश करने लगे क्योंकि इंट्रोड्यूस की गई थी और इतनी पॉपुलर हो गई कि हम, हाँ ओके, तो उतनी पॉपुलर हो गई कि हम चाय प्रस्तुत करते हैं आने वाले मेहमान के सामने, ना कि हम ट्रेडिशनल ड्रिंक्स प्रस्तुत करते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर बांस के क्लास में ही दी जाती है। तो वो बांस के क्लास का भी क्या रीज़न है कि उसी में दी जाती है? क्या वो लोकल प्रोडक्ट है, लोकली बहुत अवेलेबल है इसलिए था? क्योंकि स्टील और पीतल और कांसा का बहुत यूज हो सकता है, बट कांसा यूज होता है यहाँ पर, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये कॉम्बिनेशन एक बन सकता है।
और लास्ट में गर्भ उपनिषद, ठीक है। और अभिमन्यु की कथा भी हम सब जानते हैं कि वो अभिमन्यु जब गर्भ में थे, ध्यान रखे कि वो अच्छा खाए, अच्छे वातावरण में रहे, अच्छी चीजें सुने, अच्छा पढ़े, तो वो वहां से आता है, वो हमारी परंपरा है।